नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं सदाकत आश्रम में। जी हाँ, अभी यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित किया गया था, जिसमें गुजरात से कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी, बिहार कांग्रेस के विधानमंडल के नेता शकील अहमद, बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू, मदन मोहन झा, तमाम नेता लोग उपस्थित थे। देखिए, इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था, नीतीश सरकार ने जो भूमिहीन दलितों को, गरीब लोगों को जो कहा था कि हम 2 लाख रुपए प्रत्येक दलित परिवार को, जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, ऐसे 90 लाख लोगों की बात की गई थी कि 90 लाख लोगों को जो है ये 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन नीतीश सरकार इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। चुनाव का वक्त आ गया है, जाहिर सी बात है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इन सारी चीज़ों को मुद्दा बनाएगी। इसके साथ में ही कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी, जो गुजरात के कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने लगातार मोदी सरकार पर हमला किया और मोदी सरकार के बारे में कहा कि इस सरकार में दलितों की ज़बरदस्त उपेक्षा हो रही है। आप समाज में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन का हो, व्यवसाय हो, ठेका पट्टा हो, चाहे वो निजी नौकरियां हो जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी तरह की बात करते हैं, उसमें दलितों की स्थिति बहुत ही कम है। जिस प्रकार से जिग्नेश मेवानी कह रहे थे कि कई क्षेत्रों में तो दलित महज 2 से 3% है। लेकिन पत्रकारों ने जब उनसे ये सवाल किया कि आप लगातार दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आपको भी दलितों की याद तभी आती है जब बिहार में चुनाव होता है, जिसकी बानगी आप देख सकते हैं कि 1 महीना पहले तकरीबन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह हुआ करते थे, और उनको हटाकर राजेश राम, जो दलित समाज से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही पत्रकारों से ये भी सवाल किया, पत्रकारों ने कांग्रेस नेताओं से, कि लगातार आप लोग दलितों की बात करते हैं, तो आप बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं या किसी दलित के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं, इसको भी स्पष्ट कर दें। इन तमाम सवालों का कोई भी स्पष्ट जवाब कांग्रेसी नेताओं के द्वारा नहीं दिया गया है। आप वीडियो पहले देखें और सुने कि कांग्रेस नेता क्या क्या बातें कह रहे हैं। असल में जिग्नेश मेवानी जी का बड़ा काम है। बिहार सरकार के कुछ टॉल क्लेम्स हैं जो हम लोग असेंबली में सुनते हैं। जब जातीय जनगणना हुई थी, हम सब लोगों के, हर पार्टी की सर्वदलीय बैठक थी। जातीय जनगणना जब हुई तो उसी समय हम लोगों ने भी कुछ प्रश्न भी उठाए थे, और उसी के साथ जातीय जनगणना के साथ इकोनॉमिक एजेंडा भी जुड़ा है कि जब आप इस बात की फहरिस्त बना देते हैं कि अमुक जात इतने इतने परसेंटेज की है, और उसमें जो हम इकोनॉमिक एजेंडा जोड़ते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि इन तमाम पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनका के इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, कमजोर है। उस जमाने में ये वादा किया गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख जो आइडेंटिफाइड लोग बिहार के तौर पे, बिहार में, उनको 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार भी असेंबली में ये बात उठाई, इसके पहले भी असेंबली हुई, कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों जो सरकारें हैं, ये वादों की सरकार क्यों होती है? कुछ तो करके दिखाइए। बिहार के संदर्भ में आप सब लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए बिहार के बिहारियों का, कि कितना पैसा दे दो, कितना दे दे, इतना दे, हमको याद होगा, चलो 1.25 लाख करोड़ दे। उस पैसे के बारे में जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की, तो लगभग उसका 60% पैसा की कटौती कर दी, क्योंकि इस स्कीम में ऑलरेडी दिया गया, इस स्कीम में दिया गया। इस बार भी जब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के जनता दल और भाजपा सरकार ने सर्वे करवाया और सिग्नेचर कैंपेन करवाया, विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उनके स्पेशल पैकेज में, मुझे याद है असेंबली के अंदर स्पेशल पैकेज में, ये स्पेशल पैकेज है, उसमें ये एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, इसका जवाब बिहार सरकार मुझे आज तक नहीं दे पाई है।
कि यहाँ था कि स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों को हम जोड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका कि 1500 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया। तो हमने जनता दल यूथ से और सरकार से पूछा, उसको लेकर के वॉकआउट भी हुआ, इफ यू रिमेंबर, कि आप हमको एक एग्जाम्पल दे दिए कि होता क्या, जब पैसे का आवंटन होता है तो डिफरेंट मद में पैसा आवंटित होता है। तो ये उसी सवा लाख रुपए में था कि 1500 करोड़ रुपया देंगे। आज तक एक ईंट भी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी बनाने की नहीं हुई। तो हमने यही कहा कि आप झूठ की पराकाष्ठा पे क्यों जाते हैं? आपका पहला ही बजटिंग प्रोविजन जो है उसका काम हुआ नहीं। वही सूरत हाल लगातार ये 2 लाख रुपया 94 लाख, और जाहिर सी बात है कि ये अंतिम पावदान पे जो हमारे जातीय जनगणना में आए और अपने देश में स्थिति बहुत क्लियर है। जो क्लास में बड़ा है वो कास्ट में भी बड़ा है, जो क्लास में छोटा है वो कास्ट में भी छोटा है, क्योंकि जमीनें हिस्टोरिकली तो, और इसके लिए स्कीम भी बनाई गई। बिहार में श्रीकेश बाबू ने, जब हमारे सरकार थी तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। अब ये था कि 3 डिसमिल जमीन दलितों को बंदोबस्त के लिए करके दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। हमारे मिनिस्टर साहब रह चुके हैं रेवेन्यू के, और ये काम नहीं हो सका, इसकी इच्छा शक्ति नहीं। गरीबों को, दलितों को, वंचितों को इच्छा शक्ति नहीं है कि उनकी तकलीफ से उनको निजात दिलाया जाए। तो यह एक मोटा प्रश्न है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। बिहार सरकार को ये बताना ही पड़ेगा दलित समाज को, और जो इकोनॉमिकली इतने गरीब हैं, जिसकी उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, कि उनको 2 लाख रुपए का 2 रुपया भी कम। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, स्वागत। 27, 28 बिहार, ये क्या है? भारत में 28 बड़े प्रदेश हैं, और विकास के पैमानों को अगर लेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास के पैमाने पे बिहार सबसे नीचे 27वां या 28वां नंबर पे है। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर डबल इंजन सरकार चलाकर, डबल ताकत लगाकर, डबल तेजी से बिहार को 27-28 बिहार बनाने का काम, मतलब गरीबों के लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम डबल स्पीड से, डबल मजबूती से, डबल दिमाग लगाकर किया। जब कुछ दिनों के लिए हमारी सरकार थी तो हमने गरीबों के लिए योजना लेके आए। वो योजना ये थी कि जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है प्रति माह, उनके लिए सरकार 2 लाख लोन के माध्यम से नहीं, सब्सिडी की तरह छोटे लघु उद्योग शुरू करने के लिए देगी। और ये स्कीम बिहार के लगभग 94 लाख परिवारों को मदद कर, मतलब लगभग 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से उठाने का काम कर। जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी और मोदी जी के साथ जाके गले मिल गए, गरीबों के बारे में भूल गए, स्कीम के बारे में भूल गए। चाहे कोई भी सरकार में हो, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करने में क्या परेशानी है? और जब इसको आप गंभीरता से और डिटेल में जाके देखते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग वंचित वर्गों से आते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी बिहार की विकास की बात करती है या एक बेहतर बिहार बनाने की बात करती है,
तो हम लोगों को गरीबी से उठाने की बात करते हैं और उसका एक गहरा कनेक्शन समाज और जाति से। तो विकास और जाति का जनगणना एक बेहतर बिहार बनाने के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों तरफ से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो सवाल यह है कि बिहार की जनता को 27-28 बिहार चाहिए या बेहतर बिहार चाहिए? कृष्णा जी, कृष्णा लम्बू जी, शकील अहमद साहब और आप सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो गुजरात की विधानसभा का सत्र अभी पूरा हुआ और तब मैं देख रहा था कि आप सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से NSUI यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चली पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो यात्रा को जिस प्रकार से कवरेज किया, आज गुजरात का युवा भी इस बात से अवगत है कि बिहार में एक ऐतिहासिक जबरदस्त यात्रा हुआ है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कास्ट सेंसस, जाति जनगणना के कुछ बिंदु पर मैं बात रखना चाहता हूं। यह बात बहुत ही साफ है कि यदि भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती, समाज यदि जातियों में बटा नहीं होता, तो शायद जाति विहीन समाज रचना की या कास्ट सेंसस की कोई बात भी नहीं आती। चूंकि भारतीय समाज जातियों में बटा है और जाति व्यवस्था ने तय किया है कि मंदिर में पुजारी के तौर पे कौन काम करेगा और कौन नाली में उतरेगा, कौन जमीन का मालिक बनेगा और कौन भूमिहीन खेतीहर मजदूर रहेगा, ये डिसाइड ये कास्ट सिस्टम ने किया है। लेकिन भारत का संविधान समाजवाद के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की भी गारंटी देता है और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है तो जैसे खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी दमके की चोट पर कहती है कि हर कीमत पर भारतीय समाज का एक्सरे, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। बिना कास्ट सेंसस से यह पता चलेगा ही नहीं कि आज भारत में दलितों की क्या परिस्थिति है, पिछड़ों की क्या दशा है, अति पिछड़ों की क्या दशा है, DNTs, मुस्लिम, आदिवासी, दलित ये कहां खड़ा है, उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनको कितने ठेके मिलते हैं, उनकी कितनी नौकरियां मिलती है, मीडिया में कितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, न्याय तंत्र में कितने लोग हैं, ये बिना कास्ट सेंसस के पता चलेगा ही नहीं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिटरमाइंड है, कृत निश्चयी है कि बिहार में सरकार बनाते ही जिस प्रकार से तेलंगाना में हमारा करीब करीब 95% से ज्यादा जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का काम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से वो जो काम पूरा हुआ वो बिहार में भी हम लोग करेंगे। ये हमारा पीड़ित, शोषित, वंचित समुदायों के प्रति, विशेष तौर पे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी समुदाय के प्रति ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट। ये मैं जो कह रहा हूं कि ये एक्सरे, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता के राजू साहब ने उसका एक स्टडी किया है, उसकी कुछ एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी जनसंख्या के सामने जब यूनियन सेक्रेटरी बनाने की बात आती है तो केवल 6% ही उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी होते हैं। 75% के सामने केवल 6%। इसलिए जरूरी है कास्ट सेंसस। जब न्याय तंत्र की बात आती है तो 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने केवल 19% ही न्याय तंत्र में SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व है।
शैक्षणिक संस्थाओं की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मालिकी की जब बात आती है तो 75% के सामने SC ST OBC केवल है 6%। मीडिया हाउसेस की मालिकी में 0%। NGOs की मालिकी में केवल 2%। जो लोग सामाजिक समरसता का ढिंढोरा पीटते हैं, उस संघ परिवार की लीडरशिप में दलित, आदिवासी, OBC केवल 4%। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में केवल 7%। स्पोर्ट्स में 29%। NSE लिस्टेड कंपनी में SC ST OBC केवल 6%। प्राइवेट अस्पतालों की मालिकी में 17%। भारत सरकार के यूनियन बजट में 75% की आबादी के सामने केवल 30%, स्टेट के बजट में 34%। एयरपोर्ट के ठेकों में 0%, पोर्ट के ठेकों में 0%, रोड रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट में 2%, एनर्जी क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट में, टेंडर में SC ST OBC केवल 7%। माइनिंग की लीज दलित, आदिवासी, OBC को 1%। प्रिंट मीडिया में केवल 2%, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2% और डिजिटल मीडिया में केवल 4%। ये है भारत का एक्सरे। यदि कास्ट सेंसस पूरी ईमानदारी से हो, जाति जनगणना हो, तो इस प्रकार का वास्तविक चित्र पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे भारत के सामने, सारे प्रदेशों की सरकारों के सामने, पूरे भारतीय समाज के सामने उजागर होगा। तो फिर उसके बेसिस पर इन दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, घुमंतु, आदिवासी, इन वंचित वर्गों के लिए किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार की पॉलिसी, किस प्रकार की नीति और कानूनों का निर्माण करना है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि हर कीमत पर कास्ट सेंसस हो। लेकिन मोदी जी और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। वो ये कहते हैं कि ये तो गरीबों की एकता तोड़ने की, समाज को जातियों में बांटने की बात है। भारतीय समाज पिछले 2,500-3 हजार साल से जातियों में बटा ही है। हम तो चाहते हैं जाति निर्मूलन हो। हम तो चाहते हैं अंततोगत्वा एक ऐसे समाज का निर्माण हो कि जिसमें केवल एक ही पहचान बचे कि हम सभी भारतवासी हो। खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के बार बार लगातार जाति जनगणना, कास्ट सेंसस का सवाल उठाने के बाद यहां पर भी एक सर्वे करवाया, लेकिन सर्वे का तात्पर्य यह था कि सर्वे में जो निकल कर आएगा कि गरीबी का निर्मूलन होगा, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। और यह भी कहा था कि आरक्षण की कैप को हटाकर रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन पटना हाईकोर्ट में जब इस मामले को लेकर पिटीशन फाइल हुआ तो यहां की सरकार ने बहुत ही कमजोर, ढीले ढाले तर्क दिए। मतलब कि नहीं, हमने तो कास्ट सर्वे करवाया था, इस प्रकार का पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, लेकिन सही मायनों में कोई काम न हो। और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में लिखा है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, तो यदि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते थे, यदि आप गरीबी निर्मूलन करना चाहते थे, यदि आप आरक्षण की कैप हटाना चाहते थे, तो 9th शेड्यूल में आपको डलवाना था। अभी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये खुलासा हुआ है। पार्लियामेंट में हमारा सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास तो मामला पहुंचा ही नहीं, ये तो हमारा क्षेत्र है ही नहीं, ये तो यहाँ की सरकार का विषय है। सरकार कह रही ये तो केंद्र की सरकार का। दोनों मिलकर नीतीश जी और मोदी जी पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के, पूरे बिहार के दलित, आदिवासी, OBC को मूर्ख बना रहे हैं। उनका 2023 में जो सर्वे आया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक जो स्टडी हुआ, उसमें तो साफ पता चला कि करीब करीब 5 करोड़ बिहार की आबादी ऐसी है जो पर डे, रोज का केवल 40 रुपए में जीवन जीती है। ये कैसे जीवन जीते होंगे? वो अपने बच्चे को, घर परिवार को कैसे गुजरान करते होंगे? 100 में से 45-50 बच्चे जिस प्रदेश में कुपोषित हो, उस प्रदेश का यदि बाप केवल दिन का 40 रुपया कमा रहा है, 4 करोड़ के करीब ऐसी आबादी है जो पर डे केवल 67-67 रुपये कमा रहे हैं।
मतलब कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से 9-10 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं, और उसी के कारण उनको हमारे गुजरात में, केरला में, कर्नाटका में मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न केवल हम इस सरकार को एक्सपोज करते हैं, हम मांग करते हैं कि बिहार की ये सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करे, अपनी पोजीशन क्लियर करे कि कास्ट सेंसस के मामले में उनकी क्या राय है, क्यों ये खुलकर अपनी पोजीशन नहीं लेते, और यदि मोदी जी इस मामले पर खामोश है तो नीतीश जी को भी उनको सवाल पूछना चाहिए। यहाँ मैं एयरपोर्ट से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में बहुत से बड़े होर्डिंग देखे, भीम संवाद। क्या है यहाँ दलितों की परिस्थिति, कितनी जमीनों का आवंटन किया नीतीश जी 20 साल से सीएम है, क्या वो 20 गांव का नाम दे सकते हैं जहां पर उन्होंने माथे मेला ढोने की प्रथा को खत्म किया हो? क्या वो 20 गांव का नाम दे सकते हैं जहां पे उन्होंने छुआछूत को खत्म किया है? क्या पटना में सफाई कर्मी नाली साफ करते वक्त आज भी 300-400 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर नहीं? क्या हिंदुस्तान में रोबोट्स और दूसरे इक्विपमेंट इन्वेंट नहीं हुए कि किसी भी सफाई कर्मी को गटर में उतरकर मरना न पड़े? लेकिन ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते। उनकी सोच वही है जो भारत के प्रधानमंत्री की है। भारत के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कर्मयोगी नाम की किताब लिखी, और उस किताब में लिखा कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। ये उनकी सोच है। और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि भीम संवाद करना है तो सही मायनों में जो मुसहर समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, उनके बीच जाइए, इनको जीवन को देखिए। आज ज्यादातर बिहार का दलित, आदिवासी, ओबीसी आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का शिकार है। उनको न्यूनतम वेतन भी नसीब नहीं है। आज दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार है, उसको पलायन करना पड़ रहा है। आज मैं मांग करता हूं कि बिहार में बिहार की सरकार यह आंकड़ा पब्लिक करे, पब्लिक डोमेन में रखे कि कितनी जमीनों का आवंटन हुआ। रेवेन्यू लॉ में प्रावधान है, सीलिंग लॉ है, बिहार एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसके बावजूद भी कोई जमीनों का आवंटन होता नहीं। पहले जो जमीनों का आवंटन हुआ उसका पट्टे का पोजीशन मिलता नहीं। तो आप न आर्थिक तरक्की के लिए कुछ करते हैं दलित, आदिवासी, ओबीसी के, न जाति निर्मूलन, न सामाजिक न्याय के लिए, न कास्ट सेंसस के लिए। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के ओबीसी समुदाय को, घुमंतु समुदाय को, आदिवासी, दलित, मुस्लिम सभी समुदाय को अपील करता हूं। मैंने गुजरात में भाजपा की सरकार को, आरएसएस को बड़े करीब से देखा है। ये लोग केवल प्रतिक्रांति कर रहे हैं। भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण पिछले 60-70 साल में जितना भी काम दलित, आदिवासियों का हुआ, उन सभी कामों को वो लोग उल्टा करना चाहते हैं। आज पटना हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, बंबई हो, जो भी दलित, आदिवासी, ओबीसी 3 BHK के फ्लैट में रहते हैं, ONGC, IOC, BSNL, रेलवे की नौकरी मिली, टीचर, पटवारी, SHO बने, वो आरक्षण के कारण, वो संविधान के कारण, कांग्रेस की नीतियों के कारण। लेकिन अभी कोई नई सरकारी नौकरी में भर्ती ही नहीं। सारी सरकारी स्कूलें बंद कर रहे हैं। 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप मोदी जी की सरकार ने 3 साल तक ब्लॉक करके रखी। आदिवासी दलित समाज की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद करके रखी है। लेटरल एंट्री लेकर आए। महंगाई उतनी है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कर सकता नहीं। सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं, स्कॉलरशिप आप देना चाहते नहीं, नई सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं। साल में बीच में कभी कोई नौकरी का अनाउंसमेंट हुआ तो एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है। तो दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के लिए इस सरकार के शासन में, चाहे बिहार हो या मोदी जी की सरकार हो, कोई फ्यूचर नहीं। ये क्रांति नहीं, ये प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये सरकार मन केवल गुजरात का छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। गुजरात से शुरुआत करता हूं। अपने देश पे ले गए, एक छोटी सी बात बताता हूं। 70 के दशक के पहले
कांग्रेस की सरकार ने कम से कम 40 लाख एकड़ जमीन, मैं रेवेन्यू लॉ प्रैक्टिस किया हूँ एज अ लॉयर, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ इतने सारे कैमरे के सामने, 70 के दशक के पहले आदिवासी, ओबीसी, दलित और भूमिहीनों में कांग्रेस की सरकार ने गवर्नमेंट वेस्टलैंड के कोटा में से और लैंड सीलिंग एक्ट के तहत कम से कम 40 लाख एकड़ जमीन का आवंटन किया है। कांग्रेस भारत के संविधान में मानती है और संविधान प्रस्तावना में कहता है कि अंततोगत्वा हमें समाजवाद लाना है, तो संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पहले दिन से एजेंडा रहा है। आज जो लाखों की तादाद में जो दलित, आदिवासी खेत मजदूर थे, उसमें से सैकड़ों हजारों लोग एसडीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, ब्यूरोक्रेसी में गए। ये कैसे हुआ? कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ ना। अगर कांग्रेस दे देती दलितों को हक, पिछड़ों को हक, पिछड़ों को हक, तो ये सवाल ही आज नहीं उठता। तो सामाजिक न्याय, समाजवाद, मानवतावादी समाज का निर्माण किसी भी मुल्क के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। हमने उसमें सब्सटेंशियल ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया है। अभी मोदी की सरकार तो पूरा उल्टा कर रही है और अभी जो काम बाकी है साथ में मिलकर हमको करना चाहिए। उसके लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। मोदी जी चुप है। तो 2011 में हमने जो सेंसस का रिपोर्ट किया, अभी भी आपके माध्यम से सरकार को पूछ रहे, जारी करिए, डिस्क्लोज करिए वो रिपोर्ट। जिन पिछड़ों की बात आप, हमारी सरकार बदल गई, राइट? अभी 10 साल से उनकी सरकार है। जो कांग्रेस की सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया उसका रिपोर्ट पब्लिश करें। शकील साहब सवाल ये है कि जो 2 लाख की बात हो रही है उसमें तो बिहार के सीओ हैं, वो तो 52,000 का सर्टिफिकेट बना करके दे ही नहीं रहे हैं। तो बिना 52,000 का जो सर्टिफिकेट नहीं बढ़ेगा तो उन लोगों को 2 लाख रुपए मिलेगा नहीं। तो गलती किसकी? बिहार सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों की। तो कर्मचारी को अलग अलग बिहार सरकार से क्यों करते हैं? मंशा की बात है, इच्छा शक्ति। तो जैसा कि आपने सुना, कई प्रश्नों पर साफ साफ बचते हुए कांग्रेस नेता दिखते हैं और उन सवालों को टालकर किन्हीं और सवालों में जाने का प्रयास करते हैं। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के समय में बदल रही है और आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है, तमाम पार्टियां नीतीश कुमार को कोस रही हैं, मोदी को कोस रही हैं। और यही कांग्रेस है जो नीतीश कुमार को, एक टाइम था कि बिहार का सबसे बढ़िया चेहरा, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा जो नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए जब उनके गठबंधन में आते हैं तो नहीं थकते हैं। आज जब वो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो उनकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इन आलोचनाओं में कितना दम है, ये आलोचनाएं कितना सही है, कितना गलत है, इसका फैसला तो जनता ही करेगी और इसका हिसाब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में ही होगा। हम चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया को, इन तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।